भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में संवैधानिक सुधारों के साथ ही ब्रिटिश सरकार को निर्देश दिया कि 10 वर्षों के बाद वह एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन करेगी, जो भारत में तब तक की संवैधानिक प्रगति का विवेचन कर आगे के संवैधानिक सुधारों की संभावना पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 10 वर्षों की यह अवधि 1929 में पूरी हो रही थी, किंतु इंग्लैंड की तत्कालीन सरकार ने 1927 में ही इस आयोग की नियुक्ति का निर्णय लिया। उस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और बाल्डविन प्रधानमंत्री थे। 1929 में इंग्लैंड में आम चुनाव होने वाले थे, जिसमें लेबर पार्टी की विजय की संभावना व्यक्त की जा रही थी। बाल्डविन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य का मुद्दा लेबर पार्टी के लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने तत्परता दिखाते हुए नियत समय से 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1927 को ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिसमें जॉन साइमन के अतिरिक्त क्लीमेंट एटली, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैडगन, बर्नोन हॉटशॉर्न एवं हैरी लेवी लॉसन थे। बाद में यही क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। पर भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने हेतु गठित आयोग में किसी भारतीय सदस्य का न होना देशवासियों के लिए एक बड़ा अपमान था, जिसे नरम से नरम राजनीतिक विचारधारा के किसी भी भारतीय के लिए पचा पाना सहज नहीं था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय भारत सचिव बर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को एक प्रकार से चुनौती देते हुए कहा कि वे भारत के लिए कोई ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार्य हो। बर्केनहेड का मत था कि सांप्रदायिक मतभेदों के कारण भारतीय अपने लिए कोई सर्वसम्मत संविधान बना पाने में सर्वथा असमर्थ थे। पर भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मई 1928 में बंबई में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में भारतीय संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक समिति बना दी गई। समिति के सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS अणे, मंगल सिंह, शुएब कुरैशी, GR प्रधान तथा अली इमाम। अगस्त 1928 में लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर अंगीकृत कर लिया गया। भारतीय इतिहास में यही रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से ख्यात हुआ। नेहरू रिपोर्ट ने केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात तो की, पर इसने पूर्ण स्वतंत्रता की जगह भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अनुशंसा की। रिपोर्ट में संघात्मक व्यवस्था की संभावना पर विचार करते हुए केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की एक योजना बनाई गई, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में सुरक्षित रखी गईं।
नेहरू रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया और इसके स्थान पर केंद्र एवं प्रांत दोनों ही जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल की अनुशंसा की। इसने केंद्रीय विधानमंडल तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक वाले प्रांतों की विधायिका में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण की बात की, पर मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल एवं पंजाब में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ ही भारत को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त होते ही सिंध को बंबई से अलग कर एक पृथक प्रांत के रूप में गठित कर देने की बात कही गई। नेहरू रिपोर्ट ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अनुशंसा की। रिपोर्ट में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की व्यापक संकल्पना की गई। अल्पसंख्यकों को भाषा, धर्म एवं संस्कृति की पूरी स्वतंत्रता दी गई तथा महिलाओं, दलित वर्ग एवं श्रमिकों को सुरक्षा की गारंटी दी गई। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट में देशी रियासतों के आंतरिक मामलों के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया, पर संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत रियासतों की परिकल्पना भी संघ के अंग, संघ के एककों के रूप में की गई। इस तरह रेनाल्ड कूपलैंड से सहमत होते हुए हम कह सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट न केवल इस चुनौती का ही उत्तर था कि भारतीय राष्ट्रवाद में रचनात्मक प्रतिभा का अभाव है, बल्कि वह भारतीयों द्वारा सांप्रदायिक समस्या का हल खोजने का एक गंभीर एवं साहसपूर्ण प्रयास था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एवं मौलाना मोहम्मद अली ने न केवल नेहरू रिपोर्ट को अलोकतांत्रिक कहा, बल्कि इसे अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के हितों के विरुद्ध माना। जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम रखा, जिसमें मुसलमानों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष उपबंध थे। जिन्ना ने अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसे संघात्मक संविधान की बात की जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाने की मांग रखी और फिर से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग प्रारंभ कर दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में सिंध, बलूचिस्तान एवं पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के रूप में नए मुस्लिम बहुल प्रांतों की मांग रखी। साइमन आयोग के गठन का प्रत्युत्तर भारतीयों द्वारा नेहरू रिपोर्ट के रूप में ही नहीं दिया गया, बल्कि भारतीयों द्वारा साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के बंबई आगमन पर संपूर्ण देश में एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 19 फरवरी को इसके कलकत्ता आगमन पर नगर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। वस्तुतः देश में जिन जिन नगरों में साइमन आयोग गया, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के प्रदर्शनों, काले झंडों तथा हड़तालों से उसका स्वागत किया गया। 30 अक्टूबर को लाहौर में एक साइमन विरोधी प्रदर्शन में लाजपत राय को गंभीर चोटें लगीं, जिसके परिणाम स्वरूप 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु के पूर्व लाजपत राय ने जो कहा वह बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों के जो प्रहार किए गए हैं वही लाठियां एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की शव पेटी में आखिरी कीलें साबित होंगी। 28-30 नवंबर को लखनऊ में साइमन आयोग के सदस्यों के लिए ताल्लुकदारों द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में खलीकुज़्ज़मा ने आकाश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ लिखे पतंग एवं गुब्बारे उड़ाए। कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में ही अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था, पर नेहरू रिपोर्ट में केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसलिए 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज एवं डोमिनियन स्टेटस को लेकर काफी मतभेद हुए। सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो तत्काल पूर्ण स्वराज चाहता था। पर अंत में गांधी के हस्तक्षेप से एक सहमति बनी, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर उसने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित उपबंधों को स्वीकार कर भारत को डोमिनियन का स्टेटस नहीं दिया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी बात पर समझौता नहीं करेगी। पर 1 वर्ष की अवधि ऐसे ही बीत गई और रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार ने डोमिनियन की मांग को स्वीकार नहीं किया। इसलिए 31 दिसंबर 1929 को रावी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। थैंक यू वेरी मच।